यह सुनिश्चित किया गया है। पूर्व में लंबित प्रोत्साहन राशि सहित राज्य के 9.07 लाख दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में सरकार द्वारा कुल रुपए 4,130 करोड़ की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। आकस्मिक रूप से मृत्यु होने वाले पशुधन के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया रुक गई थी। वर्तमान सरकार ने किसानों के पक्ष में खड़े होते हुए अनुग्रह योजना के अंतर्गत रुपए 95.41 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। मेरी सरकार निरंतर यह सिद्ध कर रही है कि वह किसान की पक्षधर है। लंबे समय से आंदोलन कर रहे देवनहल्ली के किसानों की भूमि को भूमि अधिग्रहण से मुक्त किया गया है। कृष्णा ऊपरी परियोजना के लिए एक ही चरण में भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लेते हुए भूमि गंवाने वाले किसानों के लिए उचित और लाभकारी मुआवजा दरें निर्धारित की गई है। किसान समुदाय की भावनाओं को समझते हुए सरकार कार्य कर रही है। अनुसूचित समुदायों के सशक्तिकरण के मामले में कर्नाटक अन्य राज्यों की तुलना में कहीं आगे है। एससी, एसपी और टीएसपी अधिनियम को लागू करने वाला राज्य कर्नाटक है। पदोन्नति में आरक्षण की यही लागू किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों के लिए आरक्षण, औद्योगिक भूखंडों में आरक्षण, ऋण सहायता, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रबुद्ध योजना, छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है। लंबे समय से लंबित आंतरिक आरक्षण का विषय भी सुलझा लिया गया है और वह अब कार्यान्वयन के चरण में पहुंच चुका है। पीटीसीएल अधिनियम के उत्पन्न हुई समस्याओं का भी समाधान किया गया है। पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बच्चों, श्रमिकों और किसानों के कल्याण के क्षेत्र में भी हमारा राज्य अग्रणी है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में उल्लेखित प्रावधानों को अपनाते हुए कर्नाटक निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, बिजली, पीने का पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों के साथ साथ शहरी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। बेंगलुरु महानगर के विकास के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की बड़े पैमाने की योजनाएं बनाई गई है। व्यवस्थित मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। 110 गांवों को कावेरी फेज 5 परियोजना के तहत पानी की आपूर्ति शुरू की गई है। बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर का विकास कार्य प्रारंभ हो चुका है। शहर की परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार प्रयासरत है। राज्य की 227 स्थानीय संस्थाओं के क्षेत्र में रुपए 9,574 करोड़ की लागत से पीने के पानी की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। रुपए 3,885 करोड़ के अनुमानित लागत बजट के साथ मुख्यमंत्री अमृत नगरोत्थान चरण 4 योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। यह सुनिश्चित के लिए कि कोई भी भूखा न सोए, आवश्यक स्थानों पर इंदिरा कैंटीन की स्थापना की जा रही है। विकेंद्रीकरण सूचकांक में कर्नाटक पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ग्राम पंचायतों की स्वावलंबन क्षमता बढ़ाने के लिए हमारी सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसके साथ ही ग्रामीण सड़क विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। जनता की संपत्ति संबंधी अभिलेखों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ई-स्वत्तु सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों के स्थानांतरण को ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। स्थानांतरण में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। यह प्रसन्नता का विषय है कि कई विभागों के महत्वपूर्ण पदों की
नियुक्तियां काउंसलिंग के माध्यम से ही हो रही है। कर्नाटक ने कल्याण कार्यक्रमों के साथ साथ बुनियादी ढांचों के समग्र विकास गतिविधियों को भी अपनाया है। हवाई अड्डों, उपनगरीय रेलवे परियोजनाओं और जल मार्गों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रुपये 23,094 करोड़ के बजट के साथ साथ राज्य समुद्री और जलमार्ग मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक जल परिवहन विकास नीति 2024 लागू कर दी गई है। श्रमिक राष्ट्रीय संपत्ति के निर्माता है। राज्य सरकार का मानना है कि श्रमिक कल्याण राष्ट्रीय कल्याण है। निर्माण और अन्य श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए 42 आवासीय स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। इन श्रमिकों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने हेतु राज्य के 5 जिलों में 6 आवासीय परिसर बनाए गए हैं।